गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। और ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को मल्टीपल कामों के लिए यूज़ करना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि C++ पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसको यूज़ में लाती है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ जिसके अलग अलग फॉर्म हो, एक ही चीज़ जिसके अलग अलग रूप हो, एक ही चीज़ जो अलग अलग रूप धारण करती हो। तो क्या करती हो क्या नहीं करती हो, ये देखने के लिए हम लोग अभी जल्दी से एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा tut19.cpp tut19.cpp। और यहाँ पर जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे क्योंकि बार बार मैं ये टाइप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ क्लिक करके यूज़र स्निपेट बना लिया। और अगर आप लोगों ने ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट तो आपको नहीं मालूम होगा ये, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कर ली होगी तो उन्हें पता होगा मैंने कैसे बनाया बॉयलर प्लेट कोड। आप यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके इसको जल्दी से सेव कर लें। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से फंक्शन ओवरलोडिंग का काम चालू करेंगे। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है? अब मान लो मैंने दो फंक्शन बनाए, ठीक है, मैं दो फंक्शन बना रहा हूँ। एक तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इंट ऐड, इंट ए और इंट बी, ठीक है। मैंने बना दिया फंक्शन एक, ठीक है, और ये रिटर्न करता है a+b। ज़्यादा यहाँ पर मैं इसको और फैंसी नहीं बनाऊंगा। और मैंने बना दिया एक और फंक्शन जो कि लेता है a, b और c, और मैंने इसमें रिटर्न कर दिया a+b+c। तो कैसा होता अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता, सी आउट द सम ऑफ ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी नहीं, कोई नंबर ले लेते हैं, 3 and 6 इज, और मैं यहां पर लिख देता सम 3,6, या फिर 3, 7 एंड ये इज सम 3, 7, और मैंने ऐड रखा है क्या नाम, चलो सम रख देता हूं, बात बराबर ही है। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और मुझे कमेंट में बताएं कि ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। क्या ये ऐसा होगा कि सम 3, 6 इसको यूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली और सम 3, 7, 6 इसको यूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली, या ये जो मेरा प्रोग्राम है ये एरर थ्रो करने वाला है? आप जल्दी कमेंट करें। आई होप कि आप लोगों ने आंसर फिगर आउट कर लिया होगा। और मैं आंसर दूंगा नहीं, इसको सीधे रन करूंगा और आप लोगों को भी पता चलेगा कि C++ कितनी अच्छी लैंग्वेज है जैसे ही मैं इसको रन करूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया है, 6, 3, 9 इसने जोड़ दिया है, और यहाँ पर 3, 7 और 6 इसने ये जोड़ दिए हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसने अपने अपने फंक्शन को यूज़ किया, या फिर इसने जो है यहाँ पर इसको यूज़ किया और उसके बाद 2 बार इसको यूज़ कर लिया। तो चलो इसके लिए एक सी आउट डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर लिखूंगा यूजिंग फंक्शन विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स है। और एक एंडल लगा लेते हैं। तो अगर आपके अंदर तमीज़ है तो आप एंडल लगाएंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि जो फेलो प्रोग्रामर्स हैं उनको भी आपके प्रोग्राम को रीड करने के लिए कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया यूजिंग फंक्शन विथ 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर ये वाला फंक्शन यूज़ 2 बार हो रहा है तो मुझे 2 बार ये प्रिंट होकर मिलेगा, यूजिंग फंक्शन विथ 2 आर्ग्यूमेंट। और अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन अपने इंडिपेंडेंटली यूज़ हो रहे हैं तो मुझे ये प्रिंट करके मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है इस केस में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सम ऑफ 3 and 6 इज़, फिर उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉल दी सम ऑफ 3 and 6 इज़ के बाद ये मैंने कॉल दी, तो क्या हुआ, ये वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रास्ते में ही प्रिंट हो गया यूजिंग फंक्शन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, और फिर से 9 प्रिंट हो गया। फिर मैंने ये किया यूजिंग फंक्शन विद 3 आर्ग्यूमेंट्स, प्रिंट हो गया, फिर 16 हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अलग अलग फंक्शंस यूज़ कर लिए इसने ऑटोमेटिकली। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग फंक्शन बना लो सेम नाम से और ये अपने आप फिगर आउट कर लेगा इसके आर्ग्यूमेंट्स को मैच करके। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर इंट की जगह फ्लोट लिखा होता है या फिर कोई सम का ऐसा फंक्शन बनाया होता है जो कि कैरेक्टर को लेता हो एज एन इनपुट, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जैसे इंट ए इंट बी मैंने यहाँ पर लिखा, हो सकता है मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, मान लो एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि ऐड करेगा 2 नंबर्स को, लेकिन अगर मैं 2 स्ट्रिंग दे दूं उसको तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा उन स्ट्रिंग को। यानी कि अगर मैंने यूजिंग फंक्शन और विथ 2 आर्ग्यूमेंट ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग उसको दे दी तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों स्ट्रिंग मर्ज होकर मुझे रिटर्न हो जाए। तो ऐसा अगर मैं चाहता हूँ तो मैं फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करके हम वो फंक्शन बना सकते हैं जिसका नाम है एक काम है अलग, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस तरह काम करता है ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले प्रोटोटाइप को मैच करता है, ठीक है। प्रोटोटाइप को मैच करता है और देखता है कि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब जैसे इंट ए इंट बी है यहाँ पर, और जो आपके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं
क्या ये मैच कर रहे हैं, अब 3 और 6 लिखा है, क्या ये इंट है? अगर है तो उठा के सही वाला फंक्शन वो रन कर देगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच उसको नहीं मिला, अगर मान लो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट, जैसे मान लो मैं फ्लोट ए लिखता, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये इंट है, तो क्या होगा, ये इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मुझे एरर मिलेगा। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इसको ये अपनी इसकी कोड रनर की प्रॉब्लम है, टैम कोड रनर फाइल का कुछ एरर आता है और ये ठीक हो जाता है कंट्रोल एस मार के। एनीवेज इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं मिल रहा है। देखो इसने अपने आप मुझे, मैंने इसको फ्लोट ए भी किया तब भी मुझे यहाँ पर 9 और 16 मिल गया। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू इंट थी, इसलिए इसने इंट में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर फ्लोट लिख दिया एक और यहाँ पर इंटीजर दिया तो नहीं होगा रन। देखो रन हो गया, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, उसको चेंज कर दिया एक फ्लोट में और उसके बाद मैच करा दिया इसके आर्ग्यूमेंट को और उसके बाद ये रन हो गया। तो क्या होगा, प्रमोशन हो जाएगा जो डेटा टाइप्स का है अगर हो सके तो। और जैसे मान लो कैरेक्टर को इंट में, फ्लोट को डबल में, इस तरह की प्रमोशन करके वो मैच कराने की कोशिश करेगा। और अगर वो भी फेल हो जाता है तो क्या करेगा, तो उसके पास कोई फिर चारा बचेगा नहीं। अगर उसके बावजूद भी अगर मैच नहीं हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, तब वो एरर थ्रो करेगा फाइनली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और फंक्शन ओवरलोडिंग को बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। और मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेट करता हूँ वो ये है कि कभी कभी लोग वो काम करते हैं जो कि प्रोग्राम्स में करने ही नहीं चाहिए और पूछते हैं इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो कभी भी एक एम्बिगुअस बिहेवियर का जो आउटपुट है वो नहीं पूछना चाहिए कभी भी, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर हम एम्बिगुअस बिहेवियर का आउटपुट क्यों जाने। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ये सम को मैं कर दूं तो क्या आउटपुट होगा, क्या कोई फंक्शन है आईओ स्ट्रीम में, इस तरह की बातें। मैं चाहूँगा कि एक बिगिनर को सबसे पहले प्रोग्रामिंग का कमांड रखना चाहिए और उसके बाद उसको ये सारे सवाल अपने आप से पूछने चाहिए कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, वो कर दूं तो क्या होगा। जो चीज़ें मतलब बिल्कुल ज़्यादा मैटर भी नहीं करती हैं, जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ें करके और अपने आप से सवाल पूछना, ये करके क्या होगा, वो करके क्या होगा। उससे अच्छा हम अगर कॉन्सेप्ट्स को पहले सीख लें ये सारे, तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बाद में अगर हम एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कॉम्पाइलर डिज़ाइन के और ये जानना चाहते हैं कि कॉम्पाइलर किस तरह बिहेव करता है, कॉम्पाइलर अंदर क्या करता है, कैसे डिसीजंस लेता है, वो एक दूसरा टॉपिक है कंपाइलर डिज़ाइन, उसमें हम नहीं घुसना चाहते अभी। हम अभी यहाँ पर अपना C++ पे कमांड चाहते हैं कि लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग किसी तरह अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकें। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आप लोगों को दूंगा एरिया कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर देखो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ और ओवरलोडेड फंक्शन लिख रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर मैं ओवरलोडेड फंक्शन लिखूंगा और उसका नाम मैं क्या रखूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा एरिया या वॉल्यूम में जो भी निकालना चाहता हूँ। मान लो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर मैं एक सिलेंडर की कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अब मान लो आप लोगों को ये चीज़ नहीं आती है, 10वीं में पढ़ाई जाती हैं सब चीज़ें, बट अगेन अगर नहीं आती तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ। तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आप लोगों को नहीं पता तो πr² h होता है। तो 3.14 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय r लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय r लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय h लिखूंगा। और आप में से किसी को सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पता तो मेरे हिसाब से कॉमन सेंस आपको आना चाहिए। πr² एरिया होता है और h हाइट होती है, πr² और नीचे h। और ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब उसी के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जिनका वॉल्यूम आप निकालना चाहोगे। क्यूब का निकालना चाहोगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इंट रिटर्न करा रहा हूँ। मुझे मालूम है ये डबल फ्लोट में भी आ सकता है, बट ठीक है इंट में मैं अभी इसको एक अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम कह लो इसको, ठीक है। वॉल्यूम और इंट क्या होगा, इसका जो साइड है वो a। और बहुत ही आसान है, अगर ये किसी ने नहीं बताया मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट में लिखो ये वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की। मैं देखना चाहता हूँ कितनों को मालूम है, कितने मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग लेकर यहाँ पर आते हैं। मैं चाहता हूँ आप कॉमेंट में लिखें। आई होप कि आप लोगों ने अब तक लिख दिया कमेंट में। और आपने अगर लिखा a क्यूब तो बिल्कुल सही लिखा, a मल्टीप्लाई बाय a। और a क्यूब जो होती है वो हमारी वॉल्यूम होती है क्यूब की, a² एरिया होता है और हाइट a होती है, तो वो हमारी वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब उसी के साथ साथ और क्या चीज़ें होती हैं, और भी कोई चीज़ बच गई है अगर तो हम एक रेक्टेंगल का भी लिख दें, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है हमारा उसका भी लिख देता हूँ। वैसे हमारा स्फेयर वगैरह भी होता है, लेकिन ठीक है मैं ज़्यादा यहाँ पर मैथ्स में नहीं जाना चाहता। मैं वॉल्यूम लिखूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ इंट l इंट b इंट h, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है।
और ये क्या करेगा, ये मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट लगा लो तो अच्छा है इस तरह से अपने प्रोग्राम में। और अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा, देखो मैं यहाँ पर लिख दूँगा दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ क्यूबॉइड लिखता हूँ, ऑफ ये इज़, ये 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, ठीक है। और एंडल तो है ही इसमें ऑलरेडी। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ, अब देखो सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में मैंने लिखा था 2 वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, ठीक है। ऑफ रेडियस 3 और हाइट 6, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने, सिलेंडर की ये 3 है, ये 6 है। फिर उसके बाद मैंने और क्या बताया था आप लोगों को, क्यूब ऑफ साइड 3, वो वॉल्यूम 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 3 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने वॉल्यूम 3 कर दिया तो क्या होगा कि अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्यूब की बता देगा, क्योंकि क्यूब में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट था। फिर सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में 2 आर्ग्यूमेंट थे, 3 और 6। तो ये जो सिलेंडर है मेरा, कहाँ गया सिलेंडर, ये देखो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स थे और इसमें 3 आर्ग्यूमेंट थे, जो मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स था। तो ये देखो रेक्टेंगुलर बॉक्स का यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर, तो मैं सेव करता हूँ इसको और ये देखो अभी आ गया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम था वो ये आ गया। क्यूबॉइड में इसने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और उसी के साथ साथ इसने क्या किया, क्यूबॉइड में मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, देख रहा हूँ मैं, क्यूबॉइड ये मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को। और यहाँ पर देखो 6 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 126, बिल्कुल सही है। कोई गलती अगर मैंने करी है तो मुझे बता देना, वैसे मैंने नहीं करी है गलती, बहुत जल्दीबाजी में लिखा था। सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 6, और ये यहाँ पर 11 बता रहा है, देखते हैं वॉल्यूम सिलेंडर ऑफ रेडियस। तो वॉल्यूम मैंने जहाँ सिलेंडर की लिखी है, पहले रेडियस है फिर हाइट है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर अगर पाई आर स्क्वायर एच करूँ तो मैं अगर इसको पाई आर स्क्वायर करूँ तो 3 पाई को मान लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पर है। और ओ देखो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, ये देखो यहाँ पर मैंने स्लैश लगा दिया था गलती से, अभी आएगा सही। वही मैं कह रहा हूँ 11 तो बहुत कम नंबर है। हाँ ये नंबर मुझे प्रॉमिसिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ साइड 3 और यहाँ पर इज़ लिखना मैं भूल गया। तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। देखो यहाँ पर 3 का क्यूब आ गया 27 और ये वैल्यू भी अब मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं, किस तरह एक ही फंक्शन का नाम अलग अलग काम करवा सकता है। अब इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बहुत जल्दी बात करेंगे। और वो टॉपिक जो है वो C++ की जान है, तो उसको मैं चाहूँगा कि सब लोग बहुत ही ध्यान से सीखें। और उसको सीखने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को कम से कम बुकमार्क तो कर ही लेना और यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना, ताकि यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट आ जाए और आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, वैसे वैसे आप लोग इसको सीख पाएँ मेरे साथ। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। उसी के साथ साथ मैं सोर्स कोड आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.